हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, हमने कल की वीडियो में बात करी थी आपके जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और निर्देश एवं परामर्श। तो ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का। तो इस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है, मैं आपको बता दूं, जिसमें पहली वीडियो में हमने सिलेबस जो इसमें हमें पढ़ना है वो सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं। और फर्स्ट वीडियो जो है, फर्स्ट क्लास जो है वो हमने कल अपलोड करी थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके वीडियो देख लीजिएगा। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी इसकी बना दूंगा, क्योंकि अब जब रेगुलर ये सारी चीज़ें चलेंगी तो आपको दिक्कत ना हो, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। और जो भी मैंने नोट्स ये बनाए हैं मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आज अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट एक पीडीएफ जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमने देखिए कल बात करी थी समावेशी शिक्षा, और आपकी समावेशी शिक्षा हो गई, आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हो गए, विशिष्ट क्या है, समावेशी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज की क्लास जो ले रहे हैं जो नए हैं, तो देखिए पहले मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट क्लास आप ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 2 टॉपिक, इसमें 2 चीज़ें रह गई थी, उनको आज हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए क्या था, शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं जो मेन और अच्छे पॉइंट्स थे वो मैंने लिखे हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है व्यक्तिगत भिन्नता। इसको एक पार्ट में आप लीजिए, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है इसको पढ़ेंगे। और ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है 2 व्यक्तियों में अंतर और दूसरी है मनुष्य का स्वयं से भेद होना। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, दूसरे शब्दों में कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकता विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करानी चाहिए। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता आप ये मान सकते हैं कि देखिए, अगर इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको। व्यक्तिगत भिन्नता देखिए, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का अपना अलग नज़रिया होता है, उसका कार्य करने का ढंग जो है वो अलग होता है। सब लोग अलग अलग सोचते हैं और अलग अलग उनकी अंदर क्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भिन्नता में आ जाती है कि मतलब एक दूसरे से अलग हैं। अगर आप यही देख लीजिए अपने घर में, अगर आप देखेंगे, आप अगर भाई बहन हैं, 2 भाई बहन हैं या 2 भाई भाई हैं, तो आप देखेंगे कि एक भाई के गुण जो हैं वो कुछ अलग होंगे और आपके गुण जो हैं वो कुछ अलग होंगे। एक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा शरीफ या शर्मीले टाइप का हो, दूसरा शर्मीला ना हो। एक को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती हो, एक को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एक बड़े आसानी से बोल जाता है किसी के भी साथ, और दूसरा जो है वो आसानी से नहीं बोल पाता है, उसको झिझक महसूस होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। भिन्नता का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ आपके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट इसका आ जाता है। और देखिए इसमें क्या है, समावेश के सिद्धांत में देखिए हमें समावेशन करना है, तो व्यक्तिक भिन्नता जो है, व्यक्तिक भिन्नता है। ठीक है, हर आदमी अलग अलग होता है। मैंने आपको कल बताया था कि मंद बुद्धि के भी होते हैं और प्रतिभाशाली भी होते हैं और सामान्य भी होते हैं। तो जिन बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें लिखा नहीं है, ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकता विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करानी चाहिए। देखिए जो इसमें हमें करना क्या है, इसमें समावेशन करना है। जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं, जो हमारे निम्न स्तर के बच्चे हैं, जिन्हें समझने में दिक्कत होती है, उनको हमें ऊपर लेकर के आना है सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था हम उनके लिए करें कि जो उनको समस्या ना हो। तो यही इसके अंदर आता है। अगला पॉइंट है कोई भी निरस्त नहीं। इसमें देखिए क्या है, शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी प्रकार के बालकों को किसी भी विद्यालय में पढ़ने की इजाज़त है। इन्हें कोई विद्यालय मना नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको कल भी ये वाली बात बताई थी कि अगर आपके अंदर, यानी कि कोई छात्र है, उसके अंदर कोई शारीरिक रूप से कोई दोष है या शारीरिक रूप से उसे कोई दिक्कत है, उसके पैर में, उसके हाथ में,
या कोई भी उसे दिक्कत है तो कोई भी विद्यालय उसको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। सरकार ने सभी विद्यालयों में इन सभी चीज़ों की व्यवस्था जो है वो करी हुई है। उनके लिए डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए टॉयलेट्स बनाना हो गया, उनके लिए बैठने का हो गया, और देखिए वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो उनके लिए रैंप बनी हुई होती हैं जिस पे वो आराम से जा सकते हैं। व्हील चेयर जिन बच्चों के पास होती है वो उसमें जा सकते हैं। तो सभी प्रकार की व्यवस्था जो है वो एक विद्यालय में कराई जाती है। तो जो भी शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं उनके लिए निःशुल्क जो है वो शिक्षा प्रदान अब जो है वो करी जाती है, और उनको कोई भी विद्यालय पढ़ाने से मना नहीं कर सकता है, और उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह कक्षा में पढ़ाया जाता है। ठीक है। और अगर आप इन सब चीज़ों की बात करें तो देखिए भविष्य में जब टीचर बनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, और ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से समझें और इन चीज़ों का उपयोग करें, समावेशन करें। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है अविभेदी शिक्षा। ऐसे विद्यार्थी की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। तो देखिए ऐसे विद्यार्थी की पहचान करनी चाहिए जिन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। इसमें आप ये मान के चलिए कि जैसे कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से अगर आपने कोई चीज़ पढ़ाई है उन्हें, तो 10 बच्चों में से हो सकता है कि 5 या 6 बच्चे ऐसे हों जिन्हें वो चीज़ एकदम से समझ आ जाए, पर 3 या 4 बच्चे कुछ ऐसे होंगे कि जिन्हें वो चीज़ समझ नहीं आएगी, या उन्हें काफ़ी देर में समझ आएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही विद्यार्थियों की कक्षा में पहचान करनी है। आप ऐसे विद्यार्थी की पहचान करिए कि जिसको इन चीज़ों में समस्या आ रही हो, उसको फिर आप और सरल तरीके से उस पाठ्यक्रम को पढ़ाइए ताकि उसको भी वो सारी चीज़ें समझ आएँ और वो भी सामान्य बच्चों की तरह उन चीज़ों को कर सके। यानी कि जैसे मान लीजिए छोटी सी चीज़ है, मैथ्स अगर आप करा रहे हो, कोई क्वेश्चन करा रहे हो, तो कुछ बच्चों को आ गया, कुछ को नहीं आया है। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, समावेशन करना है ना, हमें तो सभी बच्चों को करना है। इसमें आपके डिसेबल्ड भी आ गए, मैंने भी आपको लास्ट कल की वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताए थे कि दृष्टिबाधित भी होते हैं, श्रवण बाधित भी होते हैं, अस्थिबाधित भी होते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं। इन पॉइंट्स में जो है सिद्धांत में उन सभी बच्चों की बात हो रही है कि जिन्हें इन चीज़ों से दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ का जो आपका शिक्षक है उन्हें इस चीज़ का पता लगाना है और उनका समाधान करना है, और उनकी उन समस्याओं को दूर करके उन्हें सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाना है कक्षा के अंदर। ठीक है। तो उसी देखिए इसमें जैसे लिखा गया है, शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। जब आपको पता चल गया कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हमारी कक्षा में जिन्हें समझ नहीं आ रही है मेरी बात, या उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप उस पाठ्यक्रम को थोड़ा और सरल बना लीजिए। ये आपको अपने पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करने से और सरल बना लीजिए ताकि उन बच्चों को भी आसानी से वो चीज़ें समझ आ जाएँ। अगला पॉइंट है, देखिए फोर्थ पॉइंट है नियंत्रित वातावरण। जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित और सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा में साथ साथ होनी चाहिए। कल ये वाली बात पे हमने डिस्कस किया था कि देखिए कक्षा के अंदर ऐसा माहौल ना हो कि आप जो बच्चा डिसेबल्ड है, यानी कि जो आप कह सकते हो जो अपाहिज बोल देते हैं जिन्हें, तो ऐसा ना हो कि वो बच्चा कक्षा में बिल्कुल ही अलग उसको बिठा दिया गया है, उसको अलग ही ट्रीट किया जा रहा है, और जो सामान्य बच्चे हैं उनको अलग ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा कक्षा के अंदर माहौल जो है वो नहीं होना चाहिए। समावेशन का मतलब ही यही है कि आपको कक्षा का माहौल ऐसा रखना है कि कक्षा के अंदर जितने भी छात्र हैं, चाहे उन्हें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो, आपको उन सबको सामान्य रूप से पढ़ाना है। उन सबको एक जैसा ही नज़रिया सबके प्रति आपका एक शिक्षक के नाते होना चाहिए। आपके अंदर किसी विद्यार्थी के प्रति कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, या आप किसी को ज़्यादा ही किसी एक या दो छात्र को ज़्यादा ही अच्छा नहीं बना सकते या ज़्यादा ही अच्छे नहीं मान सकते। ठीक है। तो आपको सभी को साथ लेकर के चलना है, और सभी को साथ लेकर के जब आप चलोगे तभी आपकी कक्षा में समावेशन का जो आप कार्य कर रहे हो वो पूर्ण होगा। अगला पॉइंट है, देखिए विशिष्ट प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अनुसार अगर शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता को लग रहा है कि उनके बालक के हिसाब से विद्यालय में व्यवस्था नहीं है और वह परेशान है, तो वह बालक को किसी अच्छे विद्यालय में भेज सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी
इस प्रक्रिया के अनुसार अगर देखिए शारीरिक रूप से कोई बाधित बालक है, या मैंने आपको बताया सभी बच्चों की इसमें बात हो रही है, अगर उनके माता पिता को लग रहा है कि हमारा बच्चा इस विद्यालय में सेफ़ नहीं है, या उसको दिक्कत हो रही है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या उसको माहौल ऐसा अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि वो अपने बच्चे का जो दाखिला है वो किसी दूसरे विद्यालय में करा दें। ठीक है, यही इस पॉइंट के अंदर कहा गया है। तो ये 5 पॉइंट जो थे ये मैंने लिखे थे बुक के अंदर, और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, पर देखिए ये जो 5 पॉइंट मुझे सही सही लगे वो मैंने इसमें लिख दिए थे। एक पॉइंट इसमें आ जाता है माता पिता का सहयोग, देखिए वो बहुत ज़रूरी होता है। यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता शिक्षा कार्यक्रम में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली भी बनाया जा सकता है। इसमें भी देखिए कहने का मतलब यही है कि माता पिताओं का बहुत ज़्यादा, देखिए क्या होता है कि बच्चे जो इन्हें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, अगर उन्हें कोई सहयोग करे, उन्हें कोई सपोर्ट करे, तो उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी चीज़ से परेशान हो या कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हो और आपको कोई मोटिवेट करे उस चीज़ के प्रति, तो आप एक बार ज़रूर उस चीज़ को दोबारा से ट्राई करना चाहोगे कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ और करूँगा। तो वही चीज़ है कि ऐसे बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए, बिल्कुल ही इनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं कर सकते। तो समावेशन का मतलब ही वही है कि आप इन सबको मोटिवेट भी कीजिए, सामान्य आप इनको माहौल दीजिए, आपका जो कक्षा का वातावरण है वो अच्छा हो। ये सारी चीज़ें इन पॉइंट्स में कही गई है। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने सिद्धांत जो है इसके बताए हैं आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आगे की उसमें हम चर्चा करते हैं। आगे का जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता। तो देखिए आवश्यकता इसकी क्यों क्यों पड़ी है, देखिए जितना आपने, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस जो समावेशन हम ये पढ़ रहे हैं शैक्षिक समावेशन, इसकी आवश्यकता क्यों होती है या क्यों इसकी आवश्यकता हमें पड़ी, वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको। पहला है देखिए विशिष्ट कक्षाएं बाधित बालकों के लिए आवश्यक है क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विधियां तथा प्रविधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशिष्ट कक्षाएं बाधित बालकों के लिए आवश्यक है क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विधियां तथा प्रविधियां की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा के अंदर जिनको चीज़ें एकदम से समझ नहीं आती है। ठीक है, तो उनको उन्हीं के हिसाब से एक शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, उनका जो पाठ्यक्रम है उसको और सरल तरीके से उन्हें बताना पड़ेगा, तभी वो उन चीज़ों को आसानी से करेंगे। ठीक है, तो यही विधियाँ, यही प्रविधियाँ जो हैं वो वहाँ पर आवश्यक हैं, वहाँ पर उनको समझाने में काम आएंगी। तो ये शिक्षक का कार्य है कि वो इन सभी चीज़ों का पालन करे। अगला पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है, इसलिए दोनों प्रकार के बालकों का एक साथ समायोजन कठिन होता है। ये भी सही बात है कि देखिए कक्षा के अंदर 3 प्रकार के बालक होते हैं। एक तो आपके प्रतिभाशाली हो गए, मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक आपके प्रतिभाशाली हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके प्रतिभाशाली बालक हो गए, ये आपके सामान्य बालक हो गए, और ये आपके निम्न स्तर के बालक हो गए। ठीक है, हमें समावेशन में क्या करना होता है, हमें इन बच्चों को यहाँ पे लाना है और इन बच्चों को भी हमें यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने का देखिए प्रतिभाशाली को यहाँ पे लाने का मतलब ये नहीं है कि इनका जो ज्ञान जो इनके पास ज़्यादा है हम उसको कम करें या कुछ करें, नहीं। हमें क्या करना है कि इनको इनके हिसाब से पढ़ाना है और इन बच्चों को भी इनके हिसाब से पढ़ाना है, पर हमें कक्षा का माहौल सामान्य बनाना है। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी। यही सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं और यही इसमें है कि सामान्य बालक की तरह इन सभी तीनों प्रकार के बालकों को हमें ट्रीट करना है। तो ये कठिन होता है, देखिए कठिन कार्य तो है, पर ये आप करोगे क्योंकि समावेशन आपकी कक्षा का तभी होगा, माहौल आप तभी कक्षा को अच्छा दे पाओगे जब आप ये सारी चीज़ें करोगे। इसीलिए ये समावेशी शिक्षा जो है वो पढ़ाई जा रही है। एक शिक्षक का कार्य होता है कि अपनी कक्षा में सभी बच्चों को एक समान लेकर चले और जो बालक की परेशानियों से दूर करे। देखिए अभी ऊपर
पॉइंट में मैंने यही बताया आपको कि एक शिक्षक का कार्य होता है कि कक्षा के अंदर देखिए समस्याएं किसी को भी आ सकती हैं। विशिष्ट बालक जो है, यानी कि आप विशिष्ट में तो देखिए प्रतिभाशाली आता है, निम्न आता है, तो निम्न बालक हो गए, सामान्य हो गए, प्रतिभाशाली हो गए, किसी को भी कठिनाई आ सकती है। तो शिक्षक का कार्य वही है कि वो अपनी कक्षा के बच्चों की कठिनाइयों को दूर करें और उसका समाधान करें, ठीक है, उसको दूर करके और कक्षा को अच्छे ढंग से चलाएं, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब आगे हमारा लास्ट ये रहता है शैक्षिक समावेशन की पहचान, हमें पहचान कैसे करनी है, ठीक है। ये चीज़ें देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समावेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हमें इसकी पहचान कैसे करनी है। तो देखिए मैं बताऊँ आपको कि पहला पॉइंट है, ऐसे बालकों को समय बताने, दिनों को सही महीने तथा वस्तुओं में याद करने में कठिनाई होती है। ये सारी चीज़ें आप देखिए, क्या है, आपने बच्चों को ABCD पढ़ाया, ठीक है, वर्णमाला पढ़ाया, गिनतियाँ पढ़ाई, बहुत से बच्चों ने एकदम से सीख लिया और बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है उसे सीखने में, या आपने लिखाया है उसे लिखने में दिक्कत आ रही है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा, आप जैसे यहाँ से आप इसको एक तरीके मूल्यांकन ही आपका ही हो गया। आपको पता लग जाएगा जब आप बच्चों को देखोगे कि किस किस बच्चे को जो जो मैंने बताया इसको पढ़ने में, समझने में या लिखने में कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। अगला है, ऐसा बालक देखने में सुस्त दिखाई देता है तथा प्रश्नों का उत्तर ढंग से नहीं देता है। इस पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है, आप इसको समझ गए होंगे कि समावेशन की पहचान कैसे करनी है आपको, कि कैसे समावेशन देना है। ऐसा बालक देखिए सुस्त दिखाई देगा आपको और प्रश्नों के उत्तर ढंग से नहीं देगा, ठीक है, क्लास में निरस्त रहेगा और जैसे आप बोलते हो कि एक्टिव नहीं है बच्चा क्लास में, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। घर तथा कक्षा में दिए गए अनुदेशनों को समझ नहीं पाता है वो का बच्चा, ठीक है। अगला है, ऐसे बालक थोड़े से परिवर्तन से परेशान हो जाते हैं। 5th पॉइंट है, ऐसे बालक बाएं और दाएं में अंतर नहीं कर पाते। 6th है, साफ नहीं लिख पाते। 7वां है, लिखने में अशुद्धि करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली के लिए भी लागू होते हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो निम्न स्तर के बालकों के लिए भी लागू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, आगे हमारा जो इसमें रह जाएगा, आगे भी हमारा बहुत कुछ है। आगे हमारा रह जाएगा शैक्षिक समावेशन बालकों के प्रकार, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। तो प्रकार पढ़ेंगे हम, काफ़ी सारे प्रकार हैं इसके और काफ़ी बड़ा जो है टॉपिक है। एकदम से ये ख़त्म नहीं होगा कि मैं आपको प्रकार बता दूं और इसको हम क्लोज कर दें, तो वो आप चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इसके प्रकार जो है हम अलग अलग तरीके से इसके प्रकार जो है हम वो पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया होप आपको समझ आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कुछ दिक्कत परेशानी अगर इसमें समझने में हुई हो तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।